नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है हिंदी चैन में। आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। हम लोगों ने ये बुक शुरू करी है रामचंद्र शुक्ल की, जिसमें हमने 1 पेज कल पढ़ा था, प्रथम संस्करण का वक्तव्य। ये 1 पेज और आधा पेज हम लोगों ने ख़त्म कर लिया था। हम लोगों ने इसमें यह पढ़ा था कि रामचंद्र शुक्ल जी कह रहे हैं कि किसी भी ग्रंथ का जो नामकरण होता है वो वहाँ पर प्रचलित जो ग्रंथों की प्रसिद्धि और प्रवृत्तियों के आधार पर रखा जाता है, जिसके आधार पर उन्होंने इसका नाम वीर गाथा काल रखा था। हम लोगों ने क्लास में ये टॉपिक पढ़ा भी था। इन्होंने 12 पुस्तकों के आधार पर इस काल का नाम वीर गाथा काल रखा है। वो 12 पुस्तकें कौन कौन सी हैं वो देखेंगे हम लोग इसमें, और जो 4 पुस्तकें हैं वो साहित्यिक भाषा में हैं। देखिए इन्होंने यहाँ लिखा भी है, यहाँ तक हमने ख़त्म कर लिया था। साहित्य की कोटि में आने वाली रचनाओं में कुछ तो भिन्न भिन्न विषयों पर फुटकर दोहे हैं, जिनके अनुसार उस काल की कोई विशेष प्रवृत्ति निर्धारित नहीं की जा सकती। साहित्यिक पुस्तकें केवल 4 हैं, ठीक है। वो कौन कौन सी हैं? विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। विजयपाल रासो किसकी रचना है बताइए? हम लोगों ने ग्रंथों के नाम पढ़े थे ना पीछे। हमीर रासो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका, ये दोनों तो विद्यापति की हैं और ये शारंगधर की हैं। अब विजयपाल रासो किसकी है ये आप मुझे बताएंगे। फिर देखिए आपको ये याद रखना है कि रामचंद्र शुक्ल जी ने 8 पुस्तकों के नाम बताए हैं, जिसमें 4 साहित्यिक पुस्तकें हैं। उन चारों के नाम आपको आने चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और देश भाषा काव्य की 8 पुस्तकें प्रसिद्ध हैं, ये भी हम लोगों ने क्लासेस में पढ़ा था। कौन कौन सी देख लेते हैं। खुमान रासो, बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद प्रकाश, जय मयंक जस चंद्रिका, परमाल रासो जिसको आला खंड भी कहते हैं, खुसरो की पहेलियाँ और विद्यापति पदावली। देखिए ये 12 पुस्तकें हैं, जिसमें 8 देश भाषा काव्य की हैं और 4 साहित्यिक पुस्तकें हैं। आपको ये रचनाओं के नाम और ये किसने लिखी, ये दोनों चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। आइए आगे देखते हैं। देखिए इन्हीं 12 पुस्तकों की दृष्टि से आदिकाल का लक्षण निरूपण, पुस्तक थोड़ी साइड कर लेती हूँ, साफ नहीं आ रहा है क्या? लक्षण निरूपण और नामकरण हो सकता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि रामचंद्र शुक्ल जी ने जो वीर गाथा काल नाम रखा गया है किसके आधार पे रखा है, तो इन्हीं 12 पुस्तकों के आधार पे इन्होंने ये नाम रखा है। इनमें से अंतिम 2 तथा बीसल देव रासो को छोड़कर अंतिम 2 कौन सी, ये देखिए जो हम लोगों ने साहित्यिक पुस्तकें जो पढ़ी थी ना उसमें इनका नाम था ना बीसल देव रासो को। इनमें से अंतिम 2 तथा बीसल देव रासो को छोड़कर शेष सभी ग्रंथ वीर गाथात्मक ही हैं। अतः आदिकाल का नाम वीर गाथा काल ही रखा जा सकता है। जिस सामाजिक या राजनैतिक परिस्थिति की प्रेरणा से वीर गाथाओं की प्रवृत्ति रही है, उसका सम्यक निरूपण पुस्तक में कर दिया गया है। फिर देखिए मिश्र बंधु ने इस आदिकाल के भीतर इतनी पुस्तकों की और नियमावली दी है। वो कितनी है? देखिए 10 हैं। 10 है ना, 1 2 3 4, देखिए हाँ 10 दे रखी हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि मिश्र बंधुओं ने आदिकाल में कितनी पुस्तकों की नामावली लिखा हुआ है, नामावली दी है। तो ये आपको यह पता होना चाहिए कि 10 पुस्तकें हैं। आइए इनको देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। भगवद गीता, वृद्ध नवकार, वर्तमाल, सम्मतसार, पतली, अनन्य योग, जम्बू स्वामी, रामा, रैवत गिरी रासा, नेमीनाथ चौपई, OS माला, जिसे उपदेश माला भी कहा गया है, ठीक है, जिसे उपदेश माला भी कहते हैं। तो यहाँ से ये क्वेश्चन क्या बन सकता है कि मिश्र बंधुओं ने आदिकाल के भीतर कितनी पुस्तकों की नामावली दी है, तो 10 हो जाएंगी। इनके नाम दे देंगे ऑप्शन में और एक नाम को डिफरेंट दे देंगे, ठीक है। फिर देखिए इनमें से एक तो पीछे की रचना है, पीछे के मतलब बाद की रचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल देखिएगा बाद के लिए पीछे वाला शब्द, देखिए हाँ जब जैसे कुछ क्वेश्चन आते हैं आपको ये याद रखना है कि ये पीछे वाला जो शब्द है ना ये रामचंद्र शुक्ल जी ने ही यूज़ किया। देखिए हम लोगों ने पीछे भी पढ़ा था, अभी वहाँ पर भी उन्होंने पीछे शब्द का यूज़ किया था। मतलब क्या कह रहे हैं, इनमें से नंबर 1 कौन सी, यानी कि भगवद गीता, तो पीछे मतलब बाद की रचना है, जैसे कि उसकी इस भाषा से स्पष्ट है, ठीक है। तो ये क्या लिखा हुआ है, ते ही दिन कथा कीन मन लाई, हरि के नाम गीत चित आई, सुमिरो गुरु गोविंद के पाऊँ, अगम अपार है जाकर नाऊ।
ये किसका उदाहरण है? ये इसी का है, भगवत गीता का। ठीक है। जो वीर रस की पुरानी परिपाटी के अनुसार कई कई वर्णों का द्वित्व देखकर ही प्राकृत भाषा और कहीं चौपाई देखकर ही अवधि या बैसवाड़ी, देखिए अवधि का एक नाम बैसवाड़ी भी है। आप भाषा विज्ञान में जब पढ़ेंगे तो वहाँ आपको ये मालूम पड़ेगा। अवधि या बैसवाड़ी समझते हैं जो भाव को थाट और विचार को फीलिंग कहते हैं। वे यदि उद्दत पदों का संवत 1000 के क्या संवत 500 के भी बताएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। पुस्तक की संवत सूचक पंक्ति का या गड़बड़ पाठ ही सावधान करने के लिए काफ़ी है। सहस्त्र सो संपूर्ण जाना। अब रही शेष 9 पुस्तकें। 9 पुस्तकें कौन सी, किसकी बात हो रही है? जो हम लोगों ने 10 पुस्तकें ऊपर पढ़ी हैं और एक के बारे में इन्होंने यहाँ बता दिया है। अब वो कह रहे हैं जो शेष 9 पुस्तकें हैं उनमें नंबर 2, 7, 9 और 10 जैन धर्म के तत्व निरूपण पर है। तो यहाँ से भी कैसे क्वेश्चन बन सकता है? तो नंबर 2 जैसे दे रखी है, कौन सी नंबर 2 है? देखिए ये वृद्ध नवकार, ऐसे आ जाएगा कि वृद्ध नवकार में क्या है, तो उसमें क्या उसकी विषय वस्तु क्या है? जैन धर्म के तत्व निरूपण पर है वो। ठीक है। और साहित्य कोटि में नहीं आ सकती है। तो रामचंद्र शुक्ल जी यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि नंबर 2 कौन सी, 7 कौन सी? देखिए जम्बू स्वामी वाली है। 9 कौन सी है? नेमीनाथ चौपई है। और 10 कौन सी है? ओ एस माला। ये सारी जो जिनको इन्होंने नाम लिया हुआ है ये सारी की सारी जैन धर्म के तत्व निरूपण पर है और ये साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती हैं। इस तरह से क्वेश्चन बन जाएगा कि रामचंद्र शुक्ल ने कौन सी रचनाओं को कहा है कि वो साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती हैं। नंबर 6 जो है वो योग की पुस्तक है, अनन्य योग जो बता रहे हैं, ये शुक्ल जी ने कहा है कि ये योग की पुस्तक है। नंबर 3 और नंबर 4, लेकिन उन्होंने नाम नहीं लिखा है, सिर्फ नंबर लिख के उन्होंने बता दिया, वो हमें खुद ही देखना है। नंबर 3 कौन सी है हमारी? देखिए वर्तमान। और 4 कौन सी है? संवत्सार। ये जो 2 पुस्तकें हैं उसके बारे में कहा है कि ये केवल नोटिस मात्र है, विषयों का कुछ भी विवरण नहीं है। इस प्रकार केवल 2 साहित्यिक पुस्तकें हैं, 2 साहित्यिक पुस्तकें बची हैं जो वर्णनात्मक हैं, डिस्क्रिप्टिव हैं। एक में नंद के ज्योनार का वर्णन है और दूसरे में गुजरात के रैवत पर्वत का। अतः इन पुस्तकों की नामावली से मेरे निश्चय में किसी प्रकार, मेरे मतलब कि शुक्ल जी के निश्चय में किसी प्रकार का अंतर नहीं पड़ सकता। यदि ये भिन्न भिन्न प्रकार की 9 पुस्तकें साहित्यिक भी होती तो भी मेरे नामकरण में कोई बाधा नहीं डाल सकती। ये शुक्ल जी हमें बता रहे हैं कि उन्होंने जो नामकरण किया है वीर गाथा काल, वो किस तरह से किया, क्या उसका जो रीज़न है वो यहाँ बता रहे हैं। क्योंकि मैंने 9 प्रसिद्ध वीर गाथात्मक पुस्तकों का उल्लेख किया है। अब देखिए, एक ही काल और एक ही कोटि की रचना के भीतर जहाँ भिन्न भिन्न प्रकार की परंपराएं चली हुई पाई गई हैं, वहाँ अलग अलग शाखाएं करके सामग्री का विभाग किया गया है। जैसे भक्ति काल के भीतर पहले तो 2 काव्यधाराएं निर्गुण धारा और सरगुण धारा निर्दिष्ट की गई है। फिर प्रत्येक धारा की 2-2 शाखाएं स्पष्ट रूप से लक्षित हुई हैं। निर्गुण धारा की ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा तथा सगुण धारा की राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। ये तो हम लोग को पता ही है ना कि भक्ति काल के जो 4 होते हैं, निर्गुण में 2 आते हैं और सगुण में 2 आते हैं। ठीक है। फिर देखिए, इन धाराओं और शाखाओं की प्रतिष्ठा यूं ही मनमाने ढंग पर नहीं की गई है। उनकी एक दूसरे से अलग करने वाली विशेषताएं अच्छी तरह दिखाई भी गई हैं और देखते ही ध्यान में आ जाएंगी। रीतिकाल के भीतर रीतिबद्ध रचना की जो परंपरा चली है उसका उपविभाग करने का कोई संगत आधार मुझे नहीं मिला है। इस यहाँ पर जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं वो सब बता रहे हैं कि जो उन्होंने ये सब जो काल विभाग करा है ना कि आदिकाल, रीतिकाल, भक्ति काल, उसमें उन्होंने क्या दिया है और क्यों दिया है और इसका विभाग उन्होंने किस तरीके से करा है। ठीक है। उसका उपविभाग करने का कोई संगत आधार मुझे नहीं मिला है। रचना के स्वरूप आदि में कोई स्पष्ट भेद निरूपित किए बिना विभाग कैसे किया जा सकता है? किसी काल विस्तार को लेकर यूं ही पूर्व और उत्तर नाम देकर 2 हिस्से कर डालना ऐतिहासिक विभाग नहीं कहला सकता। जब तक पूर्व और उत्तर के अलग अलग लक्षण ना बताए जाएंगे, जब तक इस प्रकार के विभाग का कोई अर्थ नहीं। इस प्रकार थोड़े अंतर पर होने वाले कुछ प्रसिद्ध कवियों के नाम पर अनेक काल बाद चलने के पहले
यह दिखाना आवश्यक है कि प्रत्येक काल प्रवर्तक कवि का यह प्रभाव उस काल में होने वाले सब कवियों में सामान्य रूप से पाया जाता है। विभाग का कोई पुष्ट आधार होना चाहिए। रीतिबद्ध ग्रंथों की बहुत गहरी छानबीन और सूक्ष्म पर्यालोचना करने का आधार होना चाहिए। रीतिबद्ध ग्रंथों की बहुत गहरी छानबीन जी हम लोग पढ़ चुके हैं, पर आगे चलकर शायद विभाग कोई आधार मिल जाए, पर अभी तक मुझे नहीं मिला है। ये बता रहे हैं कि रीतिकाल में जो कवियों ने जो रचनाएं लिखी हैं उसका जो उन्होंने नामकरण किया है उसमें क्या क्या विषय प्रवृत्ति पाई गई उसके बारे में इन्होंने यहाँ बता रखा है। रीतिकाल के संबंध में दो बातें और कहनी है। कौन कह रहा है ये, किसको कहनी? शुक्ल जी को कहनी है कि इस काल के कवियों के परिचयात्मक वृत्तों की छानबीन में मैं अधिक नहीं प्रवृत्त हुआ हूँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य अपने साहित्य के इतिहास का एक पक्का और व्यवस्थित ढांचा खड़ा करना था, ना कि कवि कीर्तन करना। यहाँ पे आप इनकी भाषा देख रहे हैं, कैसे कह रहे हैं कि क्या कहते हैं कि मुझे ये इतिहास व्यवस्थित जो इतिहास लिखना था, ना कि कवि कीर्तन, मतलब कवि के बारे में नहीं बताना था मुझे इस तरह से। अतः कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्राय मिश्र बंधु विनोद से ही लिए हैं। अब देखिए यहाँ पर भी क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन बन जाएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो रीतिकाल जो नाम लिखा है वहाँ की जो विषय वस्तु ली है उसके लिए उन्होंने कहाँ से हेल्प ली है या कहाँ से मैटर लिया है, तो वो इन्होंने खुद ही लिखा है, साफ साफ बताया है कि मैंने ये विवरण जो है मिश्र बंधु विनोद से ही लिए हैं, इन्होंने बता दिया है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। कहीं कुछ कवियों के विवरण में परिवर्तन और परिष्कार भी किया है, जैसे ठाकुर, दीनदयाल गिरी, राम सहाय और रसिक गोविंद के विवरणों में इन्होंने बता भी दिया है कि किन किन कवियों में इन्होंने थोड़ा सा परिवर्तन भी किया है। यदि कुछ कवियों के नाम छूट गए या किसी कवि की किसी मिली हुई पुस्तक का उल्लेख नहीं हुआ है तो इसमें मेरी कोई बड़ी उद्देश्य हानि नहीं हुई है। इस काल के भीतर मैंने जितने कवि लिए हैं या जितने ग्रंथों के नाम दिए हैं उतने ही जरूरत से ज़्यादा मालूम हो रहे हैं। रीतिकाल ये जो मैंने ऐसे कर रखा है ना येलो से, इस तरह से ये लिख करके आ सकता है और ये पूछेंगे कि ये कथन किसका है, तो आप इसको पढ़ेंगे, आपको इनकी जो भाषा है समझ में आ जाएगी, तो आप पहचान लेंगे। ठीक है। रीतिकाल या किसी काल के कवियों की साहित्यिक विशेषताओं के संबंध में मैंने जो संक्षिप्त विचार प्रकट किए हैं वे दिग्दर्शन मात्र के लिए हैं। इतिहास की पुस्तक में किसी कवि की पूरी, ये वाली लाइन आपके प्रीवियस आप क्वेश्चंस देखेंगे ना वहाँ पूछी गई है। ये जो लाइन है, इतिहास की पुस्तक में किसी कवि की पूरी क्या अधूरी आलोचना भी नहीं आ सकती। किसी कवि की आलोचना लिखनी होगी तो स्वतंत्र प्रबंध या पुस्तक के रूप में लिखूंगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट करके आप अंडरलाइन कर लीजिएगा कि ये कथन पूछे जाते हैं। बहुत प्रसिद्ध कवियों के संबंध में थोड़ा विस्तार से लिखना पड़ा है। ये बता रहे हैं आपको कि उन्होंने जो रीतिकाल में जो लिखा हुआ है, जो बहुत मतलब अच्छे प्रसिद्ध कवि हैं, उन्होंने वहाँ पर उसको विस्तार से बताया हुआ है। पर वह भी विशेष प्रवृत्तियों का ही निर्धारण किया गया है। यह अवश्य है कि उनमें से कुछ प्रवृत्तियों को मैंने रसोपयोगी और कुछ को बाधक कहा है। जब हम रीतिकाल पढ़ेंगे तो वहाँ पे जो ये बातें बता रहे हैं ना वो सब हमें मालूम पड़ जाएंगी। देखिए ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है। आधुनिक काल में गद्य, ये क्वेश्चन देखिए आपने देखा भी होगा कि पूछा भी गया है कि आधुनिक काल में रामचंद्र शुक्ल ने गद्य का आविर्भाव सबसे प्राधान्य साहित्यिक ये लाइन पूछी गई है कि आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है। ये कथन किसका है? तो ये कथन शुक्ल जी का है। ये आया है, ये मैंने बहुत बार इस क्वेश्चन को देखा भी है, इसलिए उसके प्रसार का वर्णन विशेष विस्तार के साथ करना पड़ा। ये लाइन याद रखिएगा, आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है। ये कथन किसका है? तो शुक्ल जी का। मेरा विचार इस थोड़े से काल के बीच हमारे साहित्य के भीतर जितनी अनेक रूपता का विकास हुआ है उनको आरंभ तक लाकर उसमें आगे की प्रवृत्तियों का सामान्य और संक्षिप्त उल्लेख करके ही छोड़ देने का था, क्योंकि वर्तमान लेखकों और कवियों के संबंध में कुछ कहना, ये लाइन भी इम्पोर्टेंट है। ये वर्तमान मतलब कि ये बता रहे हैं शुक्ल जी कि किसी के बारे में कुछ कहना, मतलब
समझ लीजिए आफत मोल लेना है। तो उन्होंने क्या लिखा है, वर्तमान लेखकों और कवियों के संबंध में कुछ लिखना अपने सिर एक बला मोल लेना ही समझ पड़ता है, पर जी ना माना। वो ये कह रहे हैं कि ऐसा काम करने से, अब किसी के बारे में आप कुछ लिखेंगे तो जानते ही आप, समझ लीजिए इस समय वर्तमान की स्थिति वैसी है ना, हम किसी के बारे में कुछ कहते हैं तो वो हमारे, आपने ऐसा क्यों कहा, क्यों करा, पूछते हैं ना, तो वही यहाँ पे वो कह रहे हैं कि किसी के बारे में कुछ कहना अपने सिर एक बला ही जान पड़ता है। फिर भी वो कह रहे हैं कि पर भी जी ना माना। वर्तमान सहयोगियों तथा उनकी अमूल्य कृतियों का उल्लेख भी थोड़े बहुत विवेचन के साथ डरते डरते किया गया। तब भी वो अपने नेचर के अकॉर्डिंग उन्होंने किया है सब, शुक्ल जी ने। ठीक है। वर्तमान काल के अनेक प्रतिभा संपन्न और प्रभावशाली लेखकों और कवियों के नाम जल्दी से या भूल से छूट गए होंगे। इसके लिए तथा उससे भी अधिक उनकी कृतियों से विशेष रूप से परिचित महानुभाव, देखिए अब उनके ये भी शब्द आप पहचानिएगा कि शुक्ल जी की जो भाषा में उन्होंने ऐसे बताया है, महानुभाव, उनकी मतलब बात करने का जो तरीका है, महानुभाव बोला है। विशेष रूप से परिचित महानुभावों से क्षमा की प्रार्थना है। जैसे पहले कहा जा चुका है कि यह पुस्तक जल्दी में तैयार करनी पड़ी है। इससे इसका रूप जो मैं रखना चाहता था वह भी इसे पूरा नहीं प्राप्त हो सका है। कवियों और लेखकों के नामोल्लेख के संबंध में एक बात का निवेदन और है। इस पुस्तक का उद्देश्य संग्रह नहीं था। इससे आधुनिक काल के अंतर्गत सामान्य लक्षणों, प्रवृत्तियों के वर्णन की और ही अधिक ध्यान दिया गया है। अगले संस्करण में इस काल का प्रसार कुछ और अधिक हो सकता है। ठीक है। अब ये लाइन भी देखिए इंपॉर्टेंट है, मैंने स्टार लगाया भी है जब मैंने पढ़ा था। कहने की आवश्यकता नहीं है कि हिंदी साहित्य का यह इतिहास, कौन सा इतिहास, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं, हिंदी साहित्य का यह इतिहास हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य के विकास के नाम से सन 1900, क्या लिखा हुआ है, क्लियर नहीं आ रहा है, हाँ, सन 1929 के जनवरी महीने में निकल चुका है। अब देखिए यहाँ से 3 क्वेश्चन बनेंगे। पहले देखिए यहाँ पे पूछा जाएगा कि किसकी भूमिका में है, तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका में। किस नाम से है, तो हिंदी साहित्य का विकास के नाम से है। किस महीने में, तो जनवरी के महीने में। ठीक है। इतने सारे क्वेश्चन देखिए यहाँ से बन रहे हैं। इस अलग पुस्तक का कार संस्करण में बहुत सी बातें बढ़ाई गई हैं, विशेषता आदि और अंत में। आदिकाल के भीतर अपभ्रंश की रचनाएं भी ले ली गई हैं, क्योंकि वे सदा से भाषा काव्य के अंतर्गत ही मानी जाती हैं। कवि परंपरा के बीच प्रचलित जनश्रुति कई ऐसी भाषा काव्यों के नाम गिनाती चली आई है अपभ्रंश में, जैसे कुमार पाल चरित और शारंग धरकृत हमीर रासो। ये देखिए मैंने वहां बताया था ना आपको, हमीर रासो की रचना किसने करी है, शारंग धर ने। हमीर रासो का पता नहीं है, पर प्रकृत पिंगल सूत्र उलटते पलटते मुझे हमीर के युद्धों के वर्णन वाले कई बहुत ही ओजस्वी पद छंदों के उदाहरण में मिले हैं। ये पैराग्राफ भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये देख करके पूछ सकते हैं कि ये किसने कहा या किसका कथन है। मुझे पूर्ण निश्चय हो गया है कि ये पद शारंगधर के प्रसिद्ध हमीर रासों के ही हैं। आधुनिक काल के अंत में वर्तमान काल की कुछ विशेष प्रवृत्तियों के वर्णन को थोड़ा और पल्लवित इसलिए करना पड़ा, जिसमें उन प्रवृत्तियों के मूल का ठीक पता केवल हिंदी पढ़ने वालों को भी हो जाए और वे धोखे में ना रहकर स्वतंत्र विचार में समर्थ हो। देखिए इस पूरे 2-3 पन्नों में हमने ये देखा है कि वो ये बताना चाह रहे हैं कि आगे की पुस्तक में उन्होंने क्या लिखा है, कैसे लिखा है और क्यों लिखा है, उन सब का सार ये इस 3 पेज में इन्होंने कर दिया है। ठीक है। मिश्र बंधुओं के प्रकांड कवि व्रत संग्रह, मिश्र बंधु विनोद का उल्लेख हो चुका है, ये पीछे हम लोगों ने पढ़ा था ना। रीतिकाल के कवियों का परिचय लिखने में इन्होंने इसका प्रयोग किया है। लिखने में मैंने प्राय उक्त ग्रंथ से ही विवरण लिए हैं, ये इन्होंने बताया हुआ है। देखिए यहाँ पे ये जैसे लग रहा है कि कितने मतलब व्यक्तित्व के इन्होंने बिल्कुल साफ है, इन्होंने साफ सा बता दिया। ये नहीं कहा कि सब मैंने ही लिखा है, इन्होंने साफ सा बता दिया है कि मैंने जो रीतिकाल में जो भी लिखा है कवियों के बारे में वो इन्होंने मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ से लिया हुआ है। अतः आधुनिक शिष्टता के अनुसार उसके उत्साही और परिश्रमी संकलनकर्ताओं को धन्यवाद देना मैं बहुत जरूरी समझता हूँ। आप उनका निश्चय आप समझ रहे होंगे शुक्ल जी का। ठीक है। हिंदी पुस्तकों की खोज की रिपोर्टें
भी मुझे समय समय पर विशेषता संदेह के स्थल आने पर उलटनी पड़ी। राय साहब बाबू श्याम सुंदर दास, बीए की हिंदी कोविद रत्नमाला। अब यहाँ देखिए बता रहे हैं, ये देखिए रचना जो है ना हिंदी कोविद रत्नमाला किसकी है? श्याम सुंदर दास की है। ठीक है। श्रीयुत पंडित राम नरेश त्रिपाठी की कविता कौमुदी किसकी है? राम नरेश त्रिपाठी की। तथा वियोग हरि जी की ब्रज माधुरी सार से भी बहुत कुछ सामग्री मिली है। अतः उक्त तीनों महानुभाव मतलब कौन है उन तीनों? ये वियोगी हरि हो गए, श्याम सुंदर दास हो गए और राम नरेश त्रिपाठी हो गए। इनको कह रहे हैं कि इन महानुभावों के प्रति मैं अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। अब यहीं तक आप रखते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, आगे पढ़ेंगे फिर इसके नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। और इसको मैंने भी बता दिया है, आप इसको रिपीट करिएगा, तब आपको इनकी जो दृष्टि है, ये जो बताना चाह रहे हैं हम इनकी भाषा समझ पाएंगे। जब एग्ज़ाम में ये वाले कथन आएंगे तो हमें क्लिक करेगा कि ये सारे कथन किसके हैं? रामचंद्र शुक्ल जी के। आपसे मिलते हैं अगली क्लास में।